हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बायोलॉजी है। यूथ पब्लिकेशन बुक का सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। पहला क्वेश्चन से बात करते हैं। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशाक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित करती है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कि वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी मेंडल को माने जाते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचरित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों के संभरण अनुवांशिकता कहते हैं। इसी के कारण प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के समान होते हैं। सब्जियों, फलों और फूलों जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को जो साइटोलॉजी कहा जाता है। इंग्लिश में कोशिका को सेल लिखते हैं सी से, तो इसका जो अध्ययन होता है साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन। विटिकल्चर किससे संबंधित है? विटिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। सब्जियों को खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एपिग्राफी से क्या अभिप्राय होता है? एपिग्राफी शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का मतलब ही होता है हड्डी। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? हड्डी होता है। हड्डी अर्थात कंकाल। ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन या कंकालों का अध्ययन को जो है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। एपिग्राफी, शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कार्टोग्राफी, मानचित्रों का अध्ययन करिएगा तो उसे कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्रों का अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिक कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षी देखिए उड़ जाता है, इसलिए उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी, उभयचर एवं सरीसृप को अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्थोमोलॉजी, आंखों की चिकित्सक का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थोमोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी, मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम की खेती को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम की खेती क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर। पक्षी पालन एवीकल्चर कहलाता है। पक्षी पालन एवीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर जो आपका है रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका आंसर इक्थोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इक्थोलॉजी करता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। मानव जाति का अध्ययन इथनोलॉजी कहलाता है। रोगों के कारण का अध्ययन करने वाले को इटियोलॉजी कहलाता है। इटियोलॉजी कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इथोलॉजी करता है। इथोलॉजी। हीमेटोलॉजिक अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजिक संबंध ब्लड से है। हीमेटोलॉजिक का अध्ययन किससे है? ब्लड से है। डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों एवं वृक्षों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन टिश्यू कल्चर कहलाता है। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। वायरस को या इसको आप विषाणु का अध्ययन कह सकते हैं। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। इंग्लिश में से वायरस कहते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? जीवों की आकृति और उसकी संरचना और उसके विशिष्ट संरचना के गुणों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य का अध्ययन जो है निम्नलिखित में मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन कहलाता है।
कुछ स्टडी देख लीजिए। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा को आर्कियोलॉजी कहते हैं। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहते हैं। पुरुष स्वास्थ्य संबंधित मुख्यतः प्रजनन और स्वास्थ्य संबंध और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान की शाखा को एंड्रोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान की शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन का विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। शरीर के क्रिया विज्ञान और कायिकी का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। शरीर के क्रिया विज्ञान और कायिकी का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। कहता इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। क्रम विकास आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन क्रमागत उन्नति कहलाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एडाफोलॉजी कहलाता है, एडाफोलॉजी कहलाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी कहलाता है। एडाफोलॉजी, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी कहलाता है। पुरुष में बांझपन व यौन संचारण का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहते हैं। कृषि में पौधे का पोषण एवं जीवन का अध्ययन एग्रोबायोलॉजी कहलाता है। कहता है एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी का मतलब होता है चीड़-फाड़ होता है, उसे डेस्मोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से शरीर एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी, पुरुषों में बांझपन व यौन संचारण का अध्ययन कहलाता है, एंड्रोलॉजी कहलाता है। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन बायो इकोलॉजी कहलाता है। क्रेफिश का अध्ययन एस्टोकोलॉजी कहलाता है, क्रेफिश का अध्ययन एस्टोकोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमिक अंतर्गत लिंगामेंट का अध्ययन क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमिक मतलब मेडिकल टर्म में चीड़-फाड़ होता है और लिंगामेंट दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेपेटोलॉजी। लीवर का स्टडी क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है। लीवर हो या गोल ब्लैडर हो या पेंक्रियाज हो, तीनों का अध्ययन किया जाता है हेपेटोलॉजी के अंतर्गत। हेल्कोलॉजी से संबंधित किससे? अल्सर। पेट के आंतों में जब घाव हो जाता है तो उसे अल्सर बीमारी कहा जाता है, अल्सर। हेल्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अल्सर बीमारी का अध्ययन किया जाता है। जीरोएटिक्स, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उसे क्या कहलाता है? जीरोएटिक्स कहलाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण का विज्ञान कहा जाता है। नोथोलॉजी, धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन नोथोलॉजी कहलाता है। शरीर संरचना, शरीर की चीड़-फाड़ का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। लिम्नोलॉजी, नदियों, झीलों, तालाबों और जल प्रपातों, आर्द्र भूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। हिंदी में सौर विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों एवं पादप के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहते हैं, जीवाश्म का अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्राइमेटोलॉजी कहलाता है, प्राइमेटोलॉजी कहलाता है।
एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय का अध्ययन करते हैं, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एथेनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की अध्ययन से करते हैं, जिसे एथेनोबोटनी कहते हैं या वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आर्कियोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन को जो है आर्कियोलॉजी कहते हैं। मकड़ियों का अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एपिकोलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन को एपिकोलॉजी कहते हैं। मधुमक्खियों का अध्ययन को एपिकोलॉजी कहते हैं। साइनोलॉजी कुत्ते का अध्ययन क्या कहलाता है? साइनोलॉजी कहलाता है। कुत्ते का स्टडी करना साइनोलॉजी कहलाता है। सोरोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन का एंटमोलॉजी कहते हैं। सर्पेंटोलॉजी सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी कहा जाता है। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति चित्रण दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार करता है, एथेनोग्राफी कहते हैं। प्राचीन काल के जानवर एवं पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन को क्या कहलाता है? उसे पेलेंटोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान या पेलेंटोलॉजी कहते हैं। प्राचीन काल में जानवर, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान या पेलेंटोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान के अध्ययन को जो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं व्याख्या करने का कार्य करता है। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान, मतलब जमीन में गड़े उड़े जो बहुत सारे चीज मिलते हैं उसका स्टडी क्या कहलाता है? आर्कियोलॉजी कहलाता है। फार्मोलॉजी औषधि विज्ञान, जड़ी बूटी का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहलाता है। फार्माकोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। पेलेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्मियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलेंटियोलॉजी कहलाता है। फाइटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? फाइटोलॉजी पौधे का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फाइटोलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर से संबंधित है। पहली बार कैंसर का पता जो चूहों से लगा था। तो ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियो का मतलब होता है छेद होना, और पोरस मतलब ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है। पोरोसिस मतलब छेद होना होता है। तो हड्डियों में छेद हो जाने से क्या होता है? छेद होना, उसमें उससे क्या कहते हैं? मेडिकल टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। कहता है यह उम्र संबंधित विकार है जिसमें कि अस्थियों के पदार्थों में कमी से अस्थि भंजन की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। यदि आपके बॉडी में एस्ट्रोजन का स्तर लो होगा तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाएगी, अर्थात आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब छिद्र होता है। हड्डियों में छेद होने का होगा तो स्वाभाविक बात है कि आपका हड्डी कमजोर होगा। और कमजोर होने के एक और रीजन क्या है? एस्ट्रोजन स्तर में इसकी कमी होना। मधुमेह यह एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ोतरी होता है। जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको मधुमेह रोग हो जाएगा, अर्थात चीनी की बीमारी हो जाएगी। यह अग्नाशय पेंक्रियाज के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन के उत्पादन नहीं के कारण होता है। जब आपका अग्नाशय में जो है बीटा सेल से जो है आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो आपको ग्लूकोज की स्तर में वृद्धि होगा तो आपको डायबिटीज बीमारी हो जाएगी, अर्थात चीनी बीमारी हो जाएगी। कहता है रीनल फेलर, रीनल मतलब किडनी से जो दो पतली पाइप निकलती है उसे रीनल कहते हैं। किडनी की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरेमिया कहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक तथा किडनी का फेलियर का मुख्य कारण होता है। जब बॉडी में आपको यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तब आपको किडनी फेलियर होना श्योर है। कवक विज्ञान क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवक कोई कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहा जाता है। कुकुरमुत्ता कोई कवक हम लोग कहते हैं। कहता है
माइकोलॉजी कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, राइजोपस, म्यूकस आदि का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। एपीकल्चर, मधुमक्खी का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थिनोलॉजी कहते हैं और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? सॉरी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। यहाँ ओनोरियोलॉजी है, ओनोरियोलॉजी। मेरे अकॉर्डिंग ओनोरियोलॉजी जो है नींद का अध्ययन होना चाहिए। सॉरी, गलती हो गया। ओनोरियोलॉजी जो है सपनों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओनोरियोलॉजी कहते हैं। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओनोरियोलॉजी कहलाता है। सपनों का अध्ययन ओनोरियोलॉजी कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन? टॉक्सिकोलॉजी जो है जहर का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी जो किसका अध्ययन है? जहर का अध्ययन है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित टैक्सोनॉमी। सिस्टम नेचर, कार्ल लिनियस की एक पुस्तक थी सिस्टमा नेचर। इन्हें द्विनाम प्रणाली बनाने का श्रेय भी है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति के दर्शाता है। बायोसिस्टोमेटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य होता है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विश्वासवादी इतिहास और उनकी फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों को वर्गीकरण करना। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इकोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे आपका 39 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कोशिका सिद्धांत जो है अगले वीडियो में मिलेगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रियों को प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद नहीं होता है? तो केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। कोशिका केंद्रक वह कोशिका घटक जिसके अधिकांश प्रकेंद्रियां मौजूद नहीं होती उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर घेरे रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी होती है, जिस पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, जो कोशिका का नियंत्रण का केंद्र होता है। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा का मुद्रा क्या होती है? तो एटीपी को कहते हैं। किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम का पीएच मान जो है 4.5 से 5 होता है, जो कि अम्लीय होता है। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। कहता प्रोकैरियोटिक कोशिका राइबोसोम